हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब तक इस चैप्टर के अंदर हम दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। पहला था प्रोग्रेसिव वेव और उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और उसके बाद में एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। सो शुरू करते हैं सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है वो हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे। इस तरह से कंसीडर करो कि ये कोई पार्टिकल है। अगर इस पार्टिकल के ऊपर सिर्फ एक वेव आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेफ्ट साइड के अंदर से एक वेव, इस तरह से मैं एक वेव ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अगर वेव आती है कि जिसकी एम्पलीट्यूड मतलब जो मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वो अगर हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ से एक वेव है। अब इसकी डायरेक्शन क्या थी, इस तरह से वो लेफ्ट टू राइट की तरफ थी और दूसरी वेव है साइमल्टेनियसली, दूसरी वेव है इस तरह से, दूसरी एक वेव है, ये हमारी दूसरी वेव हो गई कि जिसकी एम्पलीट्यूड थोड़ी सी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। इसकी एम्पलीट्यूड हम कंसीडर करेंगे नियरली 15 सेंटीमीटर। मतलब ये रिजल्ट इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या हम इसका 15 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे। दिस इज 15 सेंटीमीटर और ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर सिर्फ रेड कलर की वेव होगी तो वो क्या करेगा, पार्टिकल उस तक एनर्जी आने के बाद में ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा, ऑसिलेट करेगा कि जिसकी एम्पलीट्यूड, इस वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर होगी। और अगर सिर्फ ग्रीन कलर की वेव होगी तो उस ग्रीन कलर की वेव की एम्पलीट्यूड 15 सेंटीमीटर है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, सबसे पहले ऊपर जाएगा 15 सेंटीमीटर तक, फिर वो नीचे की तरफ आएंगे। इस तरह से 15 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस वो परफॉर्म करेगा। अब देखो यहाँ पर एक नहीं, दोनों भी वेव्स साइमल्टेनियसली आ चुके हैं, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर इन दोनों की वेक्टर एडिशन होगी। वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों की एडिशन, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा तो दोनों की सब्ट्रैक्शन, और अगर दोनों में कोई एंगल होगा तो वहाँ पर जो पैरेललोग्राम लॉ का जो स्टेटमेंट है या उसकी इक्वेशन होती है, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज होगा। तो अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, इफ टू और मोर देन टू वेव्स, यहाँ पर दो वेव्स कंसीडर करें हम, इफ टू और मोर देन टू वेव्स अराइव्स एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, इस पॉइंट पर वो साइमल्टेनियसली आने वाले हैं, देन ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो दो इंडिविजुअल वेव्स होंगी दोनों भी खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मतलब दूसरी वेव वहां पर प्रेजेंट नहीं है, ऐसा वो बिहेव करेगा। एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर एडिशन ऑफ दैट टू। इन दोनों की वहां पर वेक्टर एडिशन होने के बाद में जो नंबर आएगा उस नंबर के एम्पलीट्यूड के साथ में वो वाइब्रेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ था, 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ था, दोनों की यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, 15 माइनस 10 विल बी 5 सेंटीमीटर। मतलब ये पार्टिकल 5 सेंटीमीटर के वाइब्रेशंस परफॉर्म करेगा। बट शुरुआत में वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर एम्पलीट्यूड ग्रीन कलर की है, सो वो पहले ऊपर की तरफ जाएगा, फिर 5 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद में मेन पोजीशन, फिर से नीचे की तरफ, इस तरह से वो उसके वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा। सो दिस इज सिंपली द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल है इसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए जो वेक्टर का फॉर्मूला था वही आएगा, बट इस केस के अंदर यहाँ पर एक डेरिवेशन दिया हुआ है, वो डेरिवेशन हम स्टडी करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी एम्पलीट्यूड के लिए अब हम यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। यहाँ पर हम सबसे पहले दो प्रोग्रेसिव वेव्स कंसीडर करेंगे। कंसीडर टू डिफरेंट प्रोग्रेसिव वेव्स। पहली जो प्रोग्रेसिव वेव है उसके लिए हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन लेंगे, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। अब ये जो दो वेव हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बस एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। सो पहले के लिए एम्पलीट्यूड हो गया a1, उसी तरह से जो दूसरी वेव होंगी उसके लिए भी एम्पलीट्यूड होगी a2 इंटू साइन ओमेगा टी एज इट इज होगा, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा फाई। इनिशियल फेज इसका फाई होगा। मतलब फेज क्या होगा, उसके लिए हम यहाँ पर एक वेव कंसीडर करेंगे। कंसीडर करो कि ये एक वेव है, वेव के ऊपर अगर हम दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। अब ये मेन पोजीशन से अगर एंगल वाइज देखेंगे तो 90 डिग्री पर है, और दूसरा अगर पार्टिकल देखेंगे फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर है, तो मेन पोजीशन से उसका एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा 180 माइनस 90 विल बी 90 डिग्री। दोनों में ये फेज डिफरेंस हो गया, मतलब वो शुरू कहाँ से कर रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन है, मेन पोजीशन है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ है, वो उसके ऊपर ये फेज डिफेंड करता है। सो यहाँ पर वो फेज हम कंसीडर करेंगे फाई है। अब जो रिजल्टेंट वेव होंगी इन दोनों के एक जगह पर आने की वजह से उस रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड कितनी होगी, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम, दोनों का भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू डिस्प्लेसमेंट। सो y1 प्लस y2 होगा, ठीक है। अब दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू है a1 साइन ओमेगा टी और y2 की वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर जो सेकंड टर्म है, यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म के अंदर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। सो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सेम वही अप्लाई करना है। सो इक्वेशन विल बिकम y इज इक्वल टू, पहली टर्म के अंदर कोई चेंज नहीं, दैट इज a1 साइन ओमेगा टी एज इट इज होगा, उसके बाद में प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए की जगह ओमेगा टी इंटू कॉस बी की जगह फाइव प्लस कॉस ए की जगह फिर से ओमेगा टी और साइन बी की जगह पर फाइव, ठीक है। अब यहाँ पर a2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। सो y विल बी इक्वल टू
ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस, पहले साइन साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस, सॉरी यहाँ पर ए टू सबसे पहले आ जाएगा, ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ये टर्म हो गई। अब यहाँ पर देखो कुछ वैल्यूज हमें पुट करनी है। क्या पुट करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ए वन और ए टू की जगह पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, सो ए वन ए टू की जगह पर ए, और जहाँ पर फाइव होगा फाइव की जगह पर रिजल्टेंट इनिशियल फेज जो होगा, जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी इनिशियल फेज कितनी होगी उसके लिए थीटा कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? पुट पुट ए वन साइन, सॉरी इसके अंदर एक स्टेप मिस हो गई, जस्ट 1 मिनट। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? कॉमन टर्म्स हमें साइड में निकालना है। कॉमन टर्म्स कौन कौन से? y इज इक्वल टू, पहली कॉमन टर्म है इसके अंदर साइन ओमेगा टी, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है, सो दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? ए वन, यहाँ पर साइन ओमेगा टी निकल गया, फिर से ए टू साइन ओमेगा टी निकल गया, बस कॉस फाइव रह गया, इंटू इंटू क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी, ये उसके अंदर कॉमन है, और बाकी की जो सेकंड टर्म है दैट इज ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यूज जो पुट करने थे इस स्टेप के अंदर आएंगे। पुट क्या पुट करना है? यहाँ पर ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव है, तो यहाँ पर ए वन ए टू की जगह पर ए होगा, कॉस की जगह कॉस ही, बस फाइव की जगह थीटा आ जाएगा। थीटा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेव। उसके बाद में सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कौन सी है? ए टू साइन फाइव, इसके अंदर ए टू की जगह ए आ जाएगा और साइन फाइव की जगह फिर से थीटा। ये अगर हम पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें? y विल बी इक्वल्स टू, पहली टर्म हो जाएगी ए कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, और प्लस दूसरी टर्म हो जाएगी ए साइन फाइव की जगह पर साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर? कॉस ओमेगा टी। फिर से ये किसका फॉर्मूला है? ए अगर कॉमन हो जाएगा तो ये साइन ए प्लस बी का है, सो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू, ए कॉमन था साइड में आ गया, साइन ए की जगह ओमेगा टी और फाइव की जगह पर थीटा हो जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये उसकी इक्वेशन हो गई। जो रिजल्टेंट वेव होगी वो फिर से प्रोग्रेसिव वेव है जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है। अब ये जो वेव है इसके अंदर हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। एम्पलीट्यूड के लिए हम ये दो इक्वेशंस ले सकते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हमें स्क्वायर करके ऐड करना है। सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को हमें स्क्वायर करके ऐड करना है। सो सबसे पहले देखो जो राइट साइड की टर्म है वो हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, तो पहली टर्म कौन सी हो जाएंगी? ए स्क्वायर, स्क्वायर करना है सबसे पहले, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरी टर्म होगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके ऐड कर लिए। फिर से लेफ्ट साइड के अंदर क्या है? लेफ्ट साइड के अंदर पहली टर्म है ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, इसका भी हमें स्क्वायर करना है, प्लस दूसरी टर्म है यहाँ पर दैट इज ए टू स्क्वायर, डायरेक्टली कर लेंगे ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ओके, देन अब यहाँ पर दोनों के अंदर, इन दोनों टर्म्स के अंदर ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर अगर कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1। सो यहाँ पर क्या रहेगा? बस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट साइड के अंदर सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट का एक्सपांशन करना है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है वो? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए की जगह यहाँ पर ए वन आ जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी की जगह ए वन, दूसरी टर्म है ए टू कॉस फाइव, और लास्ट में सेकंड बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर ए टू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, और जो बाकी की टर्म थी ये वाली ये एज इट इज आ जाएंगे दैट इज ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ओके, देन अब यहाँ पर कुछ टर्म्स इसके अंदर कॉमन है, देखो कौन कौन से टर्म्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए टू स्क्वायर कॉमन है, ए टू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएंगे इक्वेशन? ए स्क्वायर विल बी ए वन स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वन ए टू इंटू कॉस फाइव, और यहाँ पर दोनों के अंदर प्लस ए टू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। अब ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से कितना होता है? 1, ये टर्म फिर से 1 हो जाएंगी। सो ए स्क्वायर विल बिकम, ए स्क्वायर विल बी ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर टू टाइम्स ए वन ए टू और कॉस फाइव एज इट इज, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा ए टू स्क्वायर इंटू वन विच इज ए टू स्क्वायर ऑनली। सो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? ए विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर पूरी टर्म आ जाएंगी, उसे हम सिक्वेंशियली लिखेंगे तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वन ए टू इंटू कॉस फाइव। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ये जो इक्वेशन है ये रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड के लिए। क्लियर? अब यहाँ पर जो हमने पहले स्टेटमेंट में देखा था वेक्टर एडिशन होंगी, वेक्टर एडिशन के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का या रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला यहाँ पर हमें मिल चुका है। देखो ओके, अब इसके अंदर लास्ट में बस दो कंडीशन है, दो केसेस है। दो केसेस क्या? पहली केस इसके अंदर इफ फाई इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब दोनों के अंदर फेज डिफरेंस डायरेक्टली जीरो है, मतलब जो दो वेव्स आने वाली है दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब वहां पर दोनों भी सेम फेज के अंदर है। अगर वो मीन पोजीशन पर है तो दोनों भी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम होगा तो दोनों भी एक्सट्रीम पोजीशन, सेम एंगल से वो आर होने वाले। ये अगर होगा तो वहां पर क्या होगा? पहले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, दोनों का फेज कैसा है? सेम है। उसके बाद में यहाँ पर ए कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वन ए टू, और कॉस जीरो कितना होता है? 1, सो दिस विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, निकल जाएगा। यहाँ पर ये किसका एक्सपेंशन दिख रहा है? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सेम हुआ यहाँ पर भी दिख रहा है। सो ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस ए टू ब्रैकेट स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो ए विल बी इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, इन दोनों की वहाँ पर डायरेक्टली जो
इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड है उन दोनों की यहाँ पर बस एडिशन हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड केस है, सेकंड केस इज इफ फाई इज इक्वल्स टू पाई और 180 डिग्री, मतलब क्या है, दे आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री, बाय 180 डिग्री। मतलब क्या, अगर पहली वेव की क्रिस्ट है तो दूसरी वेव की ट्रफ होगी, पहली वेव की क्रिस्ट है तो दूसरी वेव की ट्रफ होगी, मतलब अगर वो ओवरलैप करेंगे तो दोनों की सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। सो वो भी हम मैथमेटिकल देखेंगे। ए विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर, पहला हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस टू टाइम्स A1 A2 और कॉस 180 कितना होता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। सो यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें, ए विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर माइनस साइन है तो ये A1 माइनस A2 स्क्वायर का एक्सपांशन होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा इस तरह से A1 माइनस A2, दोनों भी इंडिविजुअल वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है दोनों की वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होंगे। क्लियर। अब इसके ऊपर से और एक पॉइंट रह जाता है इंटेंसिटी का, वो भी इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर हम कवर कर लेंगे। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में क्या रिलेशन होता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है वो, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसके लिए जो ए का फॉर्मूला है, ए का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 इंटू कॉस फाई, ये था बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर आ गया, आई आ गया, सॉरी क्या आ गया, आई। सो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी वो, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I2 इंटू कॉस फाई, ये होगी रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। कभी कभी सीईटी के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन होता है और जो वेव ऑप्टिक्स के अंदर आता है वहाँ पर भी हम रिपीट करेंगे, बट यहाँ पर आया है तो उसे भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो और एक पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी इन प्रोपोर्शन विद A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए एम्पलीट्यूड भी वहाँ पर मैक्सिमम चाहिए और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी मिनिमम चाहिए, दैट इज A1 माइनस A2 स्क्वायर होगा। सो इंटेंसिटी इस तरह से यहाँ पर रिलेट करती है एम्पलीट्यूड के साथ में। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके बाद में रिजल्टेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड है उसका डेरिवेशन क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट होगा, लेक्चर मैंने थोड़ा सा फास्ट में बनाया था, टाइम नहीं था इसलिए। सो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स के अंदर पूछ लो, कुछ आपका फीडबैक होगा, कुछ वीडियोज़ के अंदर सुझाव होगा तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।